दोस्तों हाल ही में मैंने पावर प्ले नाम की तेलुगु क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर मिले हुए विजय कुमार साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। IMDb पर मिले है इस फिल्म को 5.5 आउट ऑफ 10 और आप इस मूवी को यूट्यूब पर भी हिंदी में देख सकते हैं। तो आज हम इसी बेहतरीन मूवी को देखेंगे और दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिल्म की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी अपना ट्रक रोकता है और थोड़ा सा हल्का होने के लिए झाड़ियों में जाता है। लेकिन तभी वहां पर पीछे से एक कार आती है और वो कार उस ट्रक को ठोक देती है। अब ये देखकर वो ड्राइवर तो वहां से भागे जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं घटनास्थल पर मीडिया और पुलिस वाले पहुंच चुके थे। यहाँ पर हमें सब इंस्पेक्टर करीम को दिखाया जाता है जो इस केस को हैंडल कर रहा है। पुलिस की टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। तो इस एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो चुकी थी। उस आदमी का फोन चेक करने पर पता चलता है कि शहर में ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है और यह आदमी भी ड्रग्स लेकर गाड़ी चला रहा था और इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। अब उसके बाद इंस्पेक्टर करीम डीजीपी विशाल गुप्ता को कॉल करता है और इस एक्सीडेंट और ड्रग्स स्मगलिंग के बारे में बताता है। डीजीपी उसे कहता है कि तुम किसी को मत छोड़ना, स्मगलिंग करने वालों को जल्द से जल्द पकड़कर जेल में डाल दो। लेकिन तभी करीम बताता है कि सर, इस आदमी का फोन चेक करने पर पता चला है कि आपका ही बेटा इस ड्रग की स्मगलिंग में शामिल है। अब ये बात सुनकर डीजीपी तो टेंशन में आ जाता है और अपने बेटे को बचाने के लिए वो इस केस को दबाकर किसी दूसरे केस पर मीडिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहता है। मतलब कि देखा दोस्तों, जब अपने पर बात आती है ना तो सभी लोग ऐसा ही करते हैं। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें हमारे कहानी के हीरो विजय को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ एक लड़की को देखने के लिए आया है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत होने के बाद विजय कहता है कि मुझे लड़की के पिताजी से कुछ बात करनी है। अब वो दोनों बात करके वापस आते हैं तो लड़की के पिताजी विजय के पिताजी से कहते हैं, देखिए हम ये रिश्ता नहीं कर सकते, आपका बेटा तो किसी और से प्यार करता है और यहाँ पर आने से पहले आपको ये मामला घर पर ही सुलझा लेना चाहिए था। और ये देखकर विजय के पिताजी थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद विजय और उसकी फैमिली तुरंत ही कीर्ति नाम की एक लड़की के घर पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, विजय और कीर्ति ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर कीर्ति के पिताजी कहते हैं कि आपके बेटे को अभी तक जॉब नहीं मिली है, तो आप ही बताइए मैं ये शादी कैसे तय कर दूं। विजय के पिताजी कहते हैं कि मेरा बेटा अभी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो बहुत ज्यादा होशियार है, उसे 1-2 साल में नौकरी मिल ही जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं 5 साल के बाद फूड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इस डिपार्टमेंट से रिटायर होने वाला हूँ। तो मैं 1-2 साल के अंदर अर्ली रिटायरमेंट लेकर वो नौकरी मेरे बेटे को दिलवा दूंगा। तो बोलिए, क्या अभी आपको ये रिश्ता मंजूर है? तभी विजय कहता है कि पिताजी, मैं आपकी जॉब क्यों करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे जॉब मिल जाएगी। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम उनके फैसले में दखल अंदाजी मत करो, वो बड़े हैं, फैसला कर लेंगे। तो अब यहाँ पर अपनी बेटी की खुशी के लिए कीर्ति के पिताजी इस शादी के लिए मान जाते हैं और ये देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि विजय के पिताजी अर्ली रिटायरमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर विजय मार्केट से कुछ सामान खरीद रहा था। तभी वो कीर्ति से भी फोन पर बात कर रहा होता है और वो दोनों पार्टी करने के लिए कहीं पर जाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब विजय उस मॉल से बाहर निकलता है और तभी एक औरत का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन विजय तुरंत ही उसे बचा लेता है। वो औरत उसे थैंक यू कहती है और अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। खैर, अब रात होने के बाद एक एटीएम के पास कुमार नाम का एक बंदा प्रवीण को कॉल करता है। कहता है कि सर, आप थोड़े से कमीशन के लिए क्यू बैंक के पैसे इस्तेमाल कर रहे हो। प्रवीण उसे कहता है कि इतने सालों से हम ये सब कुछ काम कर रहे हैं और अभी तक किसी को पता नहीं चला, तुम टेंशन मत लो। कुमार कहता है कि सर, 2 घंटे के अंदर बैंक के पैसे लौटा दीजिए, वरना इसके बारे में किसी को शक हो सकता है। अब यहाँ पर उन लोगों को 2 घंटे में 60 लाख रुपए चाहिए थे, इसलिए ये लोग उस एटीएम को ही चोरी करने का प्लान करते हैं। अब एक आदमी एटीएम को लूटने के लिए वहां पर आता तो है, लेकिन थोड़ी देर के बाद प्रवीण उसे कॉल करके बताता है कि सुनो, चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे अरेंज हो गए हैं, और वो आदमी वहां से चला जाता है। अब उसके कुछ देर बाद विजय एटीएम से कुछ पैसे निकालने के लिए वहां पर आता है। तो एटीएम के अंदर से एक लड़का और लड़की कांड करके बाहर निकलते हैं। वहां पर वॉचमैन को कुछ पैसे देते हैं और ओला कैब पकड़कर वहां से निकल जाते हैं। विजय ये सब कुछ देखता है, लेकिन वो ये सब कुछ इग्नोर करते हुए एटीएम के अंदर से पैसे निकालता है और जाते वक्त अपने दोस्तों से कॉल करके कहता है कि मैं 12 बजे तक शराब की बोतल लेकर वहां पर पहुंचता हूँ, उसके बाद हम पार्टी करेंगे। लेकिन उससे पहले विजय और कीर्ति ये दोनों एंजॉय करने के लिए एक बार में आते हैं। यहाँ पर ये दोनों डांस भी करते हैं और फिर विजय कैश देकर एक बियर बकेट खरीदता है। फिर क्या था, ये दोनों शराब पीकर फुल टल्ली हो जाते हैं। फिर बाथरूम में जाकर कांड वगैरह भी करने लगते हैं।
थोड़ी देर के बाद वहाँ पर दो लोग आकर उन्हें बाहर बुलाते हैं और वहाँ का मैनेजर विजय से कहता है कि देखो, तुमने जो पैसे दिए थे वो नकली है। और इतने में ही वहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी थी। वहाँ पर मौजूद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और विजय मैनेजर से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, अभी अभी मैं एटीएम से ही पैसे निकाल कर आ रहा हूँ और मैं कैसे मान लूँ कि ये पैसे मेरे ही है। मैनेजर कहता है कि बाकी लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की थी और तुम ही हो जिसने कैश में पैसे दिए हैं। तो मामला बिगड़ता हुआ देखकर कीर्ति कहती है कि खैर विजय, छोड़ दो, पैसे मैं देती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर करीम इस मामले को बढ़ाते हुए उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में विजय कहता है कि सर प्लीज, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें छोड़ दीजिए। और वो ऑफिसर करीम कीर्ति को गंदी नजरों से देख रहा था। कीर्ति घबराकर विजय के पास जाती है और विजय करीम से कहता है कि सर, इसमें कीर्ति की कोई भी गलती नहीं है, प्लीज उसे जाने दीजिए। लेकिन करीम उनकी कोई भी बात नहीं मानता। तभी वहाँ पर कीर्ति के पिताजी आ जाते हैं और अपनी बेटी को बेल दिलवाकर ले जाते हैं। अब नकली नोटों का इस्तेमाल करने की वजह से पुलिस ऑफिसर विजय को यहाँ से जाने नहीं देते। अब उसके अगली सुबह एक्सीडेंट और उस ड्रग्स के मामले को दबाने के लिए इंस्पेक्टर करीम विजय के इस नकली नोट की घटना को मीडिया के सामने बताता है ताकि मीडिया का ध्यान इस केस के ऊपर जाए। लेकिन इस केस में तो विजय की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी सभी लोगों की नजरों में वही दोषी बन जाता है। अब ये बात शहर में सभी तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से अब उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। बाद में विजय जेल से छूट तो जाता है, लेकिन कीर्ति के पिताजी ये रिश्ता तोड़ देते हैं क्योंकि अब इस बदनामी की वजह से विजय को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। अब बहुत ही परेशानी भरा माहौल हो जाता है और विजय के पिताजी भी परेशान हो जाते हैं। अब उसके बाद विजय कीर्ति को कॉल करता है तो वो भी उसे कहती है कि तुम्हारी न्यूज हर जगह पर दिखाई जा रही है। विजय कहता है कि मुझे समझने की कोशिश करो, मैं निर्दोष हूँ, क्या तुम्हें भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा? लेकिन दोस्तों, अब उसकी बातों पर कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें चीफ मिनिस्टर जौहर रेड्डी को दिखाया जाता है। वो अपने ऑफिस में आता है और यहाँ पर चल रही मीटिंग में बताता है कि 3 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है और इसमें मैं अपने खिलाफ अपने ही बेटी को खड़ा कर रहा हूँ। ये फैसला देखकर मीटिंग में मौजूद लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और उसके अपोनेंट वाले ये न्यूज देखकर सोचने लगते हैं कि इस बार भी जौहर रेड्डी ने ये चाल चलकर बाजी मार ली, अब सीएम बनेगा भी तो उसी की फैमिली में से। यहाँ इस तरफ विजय को हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में आकर साइन करना पड़ रहा था। मतलब कि कुछ दिन पहले खुशहाल चल रही जिंदगी वो एकदम से परेशानी भरी हो गई थी। वहाँ का एक ऑफिसर उसे कहता है कि तुम इन सब से बच सकते हो, हर बार यहाँ पर आकर साइन करना अच्छा नहीं लगता। विजय उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये आप रख लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर आकर साइन जरूर करूंगा, वरना लोगों को लगेगा कि मैं ही गुनहगार हूँ। तो विजय की सच्चाई देखकर वो ऑफिसर उसे कहता है कि जब हमें कोई भी सबूत नहीं मिलता ना, तो हम घटनास्थल पर जाकर उस सीन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, शायद तुम्हें इससे कुछ मदद मिल जाए। तो विजय तुरंत ही उस एटीएम के पास जाकर उस रात जो हुआ वो सब कुछ याद करने लगता है। विजय को उस एरिया के आसपास कुछ सीसीटीवी कैमरास भी दिखाई देते हैं और वहाँ पर नजदीक ही कार डीलिंग का एक दुकान था, इसलिए वो अंदर जाकर फुटेज देखने की रिक्वेस्ट करने लगता है जिससे कि उसे कुछ सबूत मिल जाए। अब वहाँ पर 2 आदमी थे, एक का नाम था प्रकाश और दूसरा भूपति। प्रकाश कहता है कि वो सीसीटीवी कैमरास बस ऐसे ही लगाए हुए हैं, वो कैमरास काम नहीं करते, तुम चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं। अब विजय के बाहर जाने के बाद प्रकाश भूपति से कहता है कि कैमरास तो चालू है, लेकिन हम ऐसे ही किसी को फुटेज नहीं दिखा सकते। फिर विजय वहाँ के वॉचमैन से पूछताछ करता है तो वो कहता है कि सर, मैं तो आज से ही यहाँ पर नई ड्यूटी पर ज्वाइन हुआ हूँ, आप बैंक के ऑफिस जाकर सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। इसलिए वहाँ से विजय बैंक के लिए निकल जाता है और ये वॉचमैन तुरंत एक आदमी को कॉल करके यहाँ की खबर बताता है। वो आदमी शहर के सबसे बड़े गुंडे अजय को ये बात बताता है। तो अजय भी तुरंत ही बैंक के मैनेजर को कॉल करके कहता है कि देखो मैनेजर, इस मामले के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तभी वहाँ पर विजय बैंक के ऑफिस पहुँचता है और वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी उसे इंतजार करने के लिए कहता है। विजय बहुत देर तक 4-5 घंटे वहाँ पर इंतजार करने के लिए रुकता है, लेकिन मैनेजर की तरफ से उसे कोई भी बुलावा नहीं आता। इसलिए वो गुस्से में आकर मैनेजर के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि मैनेजर साहब तो कब का चले गए, मतलब कि विजय को यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बस बेचारे का समय ही वेस्ट हो जाता है। और दोस्तों, बैंक के पैसों का गोलमाल करने वाले प्रवीण को भी ये खबर पता चलती है कि विजय इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो अपने एक आदमी को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं विजय अपने घर से कहीं बाहर जा रहा था और उसके घर के बाहर एक लड़का उसी पर नजर रख रहा था। वो उसके गाड़ी का नंबर एक ट्रक ड्राइवर को सेंड करता है और यहाँ पर विजय के पिताजी उसे कहते हैं कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए बाइक की चाबी घर पर ही रख कर जाओ। तो विजय चाबी वहीं पर रखकर आज भी मैनेजर से मिलने के लिए चला जाता है।
अब यहाँ पर बैंक में आने के बाद उसे वही औरत नंदिनी मिलती है जिसे उसने पिछली बार एक्सीडेंट होने से बचाया था। तो यहाँ पर बातचीत के दौरान विजय को पता चलता है कि नंदिनी के पति की कुछ ही दिन पहले मौत हो चुकी है और वो बच्चा अपने पिता की फोटो मोबाइल में देखते रहता है। नंदिनी विजय से पूछती है कि आप यहाँ पर कैसे हैं? विजय कहता है कि वो मैं मैनेजर से मिलने के लिए आया हूँ। नंदिनी बताती है कि मैनेजर तो अभी अभी यहाँ से निकले। तो विजय दौड़ता हुआ मैनेजर का पीछा करने लगता है, लेकिन वो मैनेजर इस बार भी विजय को चकमा देकर अपनी कार से वहां से भाग जाता है। तभी यहाँ पर विजय को फोन आता है कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो चुका है। ये खबर मिलते ही वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। दरअसल दोस्तों, उस ट्रक ड्राइवर ने विजय के पिताजी को ठोक दिया था। यहाँ पर विजय अपने पिताजी की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा, यहाँ पर कीर्ति आई थी और वही बिल पे करके चली गई। अब उसके बाद विजय कीर्ति के पैसे उसे भेज देता है और यहाँ हॉस्पिटल में विजय को नायर नाम के एक बंदे का कॉल आता है और वो बंदा उसे मॉल में आने के लिए कहता है। जब विजय वहां पर पहुंचता है तो वो उसे कहता है कि मेरा नाम नायर है, डिटेक्टिव नायर। मैंने आपके केस को पूरी तरीके से A to Z स्टडी कर लिया है। मुझे आप 5,000 रुपए दे दीजिए, मैं आपको ये केस सॉल्व करने में मदद करूंगा। अब विजय को लगता है कि ये कोई फ्रॉड आदमी है और पैसे ऐंठने के लिए ये सब कुछ बता रहा है। अब यहाँ इस तरफ उसी मॉल में कीर्ति के पिताजी उसे एक नए लड़के से मिलने के लिए कहते हैं। वो लड़का वहां पर आकर कीर्ति से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन कीर्ति तो अब तक विजय से ही प्यार करती थी। तभी वहां पर कीर्ति को विजय दिखाई देता है और वो उसके पीछे पीछे जाती है। कीर्ति उसे अपने आगे के रिश्ते के बारे में बात करने लगती है। तो विजय कहता है कि जहाँ पर भरोसा नहीं वहां पर प्यार भी नहीं होता। तो वो उसे अंदर ले जाती है और किस करती है। कहने लगती है कि अब तुम्हें हो गया भरोसा, मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद विजय ठान लेता है कि वो खुद को बेगुनाह साबित करके ही रहेगा। फिर वो और नायर मिलकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले वो दोनों एटीएम के पास जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद विजय को उस वॉचमैन के बारे में याद आता है। वो वॉचमैन बोल रहा था कि उसकी गाड़ी पास के गैराज में रिपेयरिंग के लिए दी गई है। इसीलिए विजय भी तुरंत ही पास के गैराज में पहुंचता है और उस वॉचमैन के बारे में पूछताछ करता है। वहां के ओनर से उसे एक नंबर मिलता है और उस पर कॉल करने पर पता चलता है कि उस वॉचमैन की तो डेथ हो गई है। इसलिए वो उस महिला से कहता है कि आप वहीं पर रुकिए, मैं वहां पर आता हूँ। लेकिन जब तक विजय वहां पर पहुंचता है तो वो महिला भी वहां से गायब हो चुकी थी। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। सबूत तक पहुंचने से पहले ही सारे सबूत मिटते जा रहे हैं। अब विजय और नायर वहां से जाने लगते हैं तो वही ट्रक ड्राइवर उन लोगों का पीछा करने लगता है, उन लोगों को मारने के लिए। तो विजय अपनी स्कूटी को तेज दौड़ाने लगता है और आगे जाकर वो लोग एक जगह पर छुप जाते हैं। वो ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी को रोककर उन लोगों को ढूंढने लगता है और तभी ये लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है और विजय उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी वो आदमी अपना मुंह नहीं खोलता। तभी उस आदमी को किसी का कॉल आता है और उस फोन पर विजय का फोटो और उसका एड्रेस भेजा हुआ था। मतलब कि किसी ने विजय को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन वहां पर उसका नाम मेंशन नहीं था, किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आया था। विजय उसे वॉइस मैसेज सेंड करता है कि तुमने मुझे सड़क पर लाकर रख दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो ड्राइवर उन दोनों को ढकेल देता है और अपने ट्रक में चढ़कर वहां से भाग जाता है। मारपीट और हड़बड़ाहट में ये लोग उस ट्रक का नंबर भी नहीं देख पाते। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें मिनिस्टर की बेटी पूर्णा को दिखाया जाता है। फिलहाल वो IAS चंद्रशेखर के ऑफिस में आती है और उसे कहती है कि ये मेरे पार्टी का एक कार्यकर्ता है जिसका नाम है रंगा। इसने कुछ दिन पहले एक कॉर्पोरेशन लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है। तो बताइए इसमें आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। चंद्रशेखर कहता है कि मैडम, आपके कार्यकर्ता की फाइल मैंने देखी है, लेकिन रूल के मुताबिक ये काम नहीं हो सकता। इतनी ज्यादा अमाउंट लोन के तौर पर इसे नहीं मिल सकती। तो पूर्णा कहती है कि ठीक है, ऐसा कीजिए, मुझे एक पेपर दीजिए। और वो उस पेपर के ऊपर अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखती है और उसे फैक्स करके CM ऑफिस भेजने के लिए कहती है। उसके बाद वो गुस्से से उठकर वहां से जा ही रही थी तो ये देखकर चंद्रशेखर घबरा जाता है और उसे रोकते हुए उसका पीछा करता है और कहता है कि मैडम रुकिए, आपका काम हो जाएगा। पूर्णा कहती है कि इन्हीं लोगों ने मुझे जिताया है और अगर मैं ही इन लोगों के काम नहीं आऊंगी तो मेरे इस पद रहने का कोई भी मतलब नहीं है। इस तरह से वो अपनी बात मनवा ही लेती है। इस घटना को देखकर हमें पता चलता है कि पूर्णा का कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए, आगे बहुत सारे राज खुलने बाकी है। अब पूर्णा वहां से जा रही होती है तो बीच रास्ते में उसके फोन पर एक वीडियो आता है जिसे देखकर वो तो शॉक रह जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं पूर्णा अपने घर में पति अजय के साथ होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका पति अजय 5 करोड़ रुपए जुए में हार चुका था। पूर्णा उसे पैसों से भरा हुआ बैग देती है और उसे डांटने लगती है। कहती है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो,
तुम जानते हो ना, मैं आगे जाकर सीएम बनने वाली हूँ, और अगर तुम्हारी ये हरकतें लोगों को पता चल जाएगी तो लोग मुझे वोट कैसे करेंगे। इसके लिए तुरंत ये सब कुछ काम बंद कर दो। और उसके बाद वो उसे वो वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर अजय भी शॉक रह जाता है। वो उसे कहता है कि बेबी, मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं इस मैटर को जल्दी खत्म कर दूंगा। तो पूर्णा उसे 2 दिन का वक्त देकर वहां से गुस्से से चली जाती है। अब जिस नंबर से वो वीडियो आया था, अजय उस नंबर को इंस्पेक्टर करीम को भेजता है और उसे कॉल करके कहता है कि इस नंबर की सारे डिटेल्स मुझे चाहिए। तो करीम और उसकी टीम उस नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लग जाती है। वो लोग उस नंबर को ट्रेस करते हैं और उस आदमी को ढूंढने लगते हैं। तो उन लोगों को वो फोन एक रिक्शा में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर पता चलता है कि वो एक चोरी किया हुआ फोन है और ये नंबर जिसके नाम पर रजिस्टर है उसका अभी कोई भी अता पता नहीं है। तो करीम यही बात अजय को कॉल करके बताता है। खैर, अब उसके अगले दिन हम कीर्ति के घर पर देखते हैं। वहां पर वो लड़का और उसकी फैमिली उससे मिलने के लिए आई थी। कीर्ति उस लड़के के लिए कॉफी बना रही थी और वो लड़का कीर्ति के पास आने की कोशिश करता है। तो कीर्ति उसे कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मुझसे दूर रहो। लेकिन वो लड़का तो कीर्ति की बात को मजाक में ले लेता है। तो उस लड़के के सामने ये बात प्रूव करने के लिए कीर्ति अपने हाथ की नस ही काट लेती है। अब उसके कुछ देर बाद में विजय तुरंत ही कीर्ति के घर पर आता है। यहाँ पर आकर वो उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुमने ये क्यों किया। कीर्ति कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विजय कहता है कि कीर्ति, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं विजय अपने दोस्तों के साथ उस एटीएम के पास जो कार डीलिंग का दुकान था वहां पर पहुंच जाता है। उस दुकान के 2 मालिक अभी तक आए नहीं थे। तो ये लोग वहां पर काम करने वाले एक आदमी को पैसे देते हैं और सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए अंदर जाते हैं और उसके कुछ दोस्त बाहर निगरानी दे रहे थे। थोड़ी देर के बाद उस दुकान का मालिक वहां पर आने के लिए निकलता है। जब वो मालिक दुकान पर पहुंचता है तो ये सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन विजय तब तक बाथरूम के अंदर जाकर छुप गया था। तब भी वहां पर उस अजय के गुंडे लोग आते हैं और दुकान के मालिक को सीसीटीवी फुटेज देने के लिए कहते हैं। दुकान का मालिक कहता है कि वो फुटेज मेरे पास नहीं है, मेरे एक दोस्त के पास है। तो वो अपने दोस्त भोपाल को तुरंत ही वहां पर बुला लेता है। भोपाल वहां पर आकर सबसे पहले बाथरूम के अंदर जाता है। अब शॉकिंग बात ये थी कि विजय वहां पर नहीं था, क्योंकि दोस्तों वो तो उसके सिर के ऊपर छुप कर बैठा हुआ था। अब भोपाल के बाहर आने के बाद वो लोग उन्हें धमकाने लगते हैं कि सीसीटीवी फुटेज दे दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। भोपाल कहता है कि वो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास नहीं है। इसलिए अब ये लोग उन दोनों को जबरदस्ती अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ अजय उन दोनों को वो फुटेज देने के लिए कहता है, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि भोपाल के पास 2 फोन थे। जब वो बाथरूम के अंदर गया था तो उसने अपने दूसरे फोन में उस वीडियो को ट्रांसफर कर दिया था और वो फोन उसने टॉयलेट के अंदर छुपा दिया था। अब यहाँ इस तरफ दुकान में विजय को वो फोन तो मिल जाता है, लेकिन उस फोन का लॉक खोलने के लिए भोपाल के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी। इसलिए विजय भोपाल के नंबर पर कॉल करता है और उस गुंडे अजय से कहता है कि उन दोनों को छोड़ दो वरना वो वीडियो तुम्हें नहीं मिलेगी। इस तरह से उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है। अब यहाँ पर अजय उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों में से कोई एक है जो ये सब कुछ जानता है, अब ये कौन है वो जल्दी बताओ। अब उन दोनों को तो विजय के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो वीडियो भोपाल के फोन के अंदर थी, इसलिए वो बताता है कि हाँ सर, मैंने वो वीडियो छुपाई थी। इसलिए अजय दुकान के मालिक को गोली मार देता है और भोपाल को रात के समय दुकान के पास छोड़ देता है। अब उस दुकान में काम करने वाला वो लड़का भोपाल की हालत देखकर उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन ये तो उन गुंडे लोगों की चाल थी। जैसे वो लड़का वहां पर आता है, ये लोग फायरिंग करके उसे मार देते हैं। विजय और उसके दोस्तों ने उस लड़के को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो लड़का उनकी बात नहीं मानता और मारा जाता है। अब वो गुंडे उस लड़के के पास आते हैं और मोबाइल ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिलता और इसी मौके का फायदा उठाकर विजय वहां से भोपाल को लेकर फरार हो जाता है। ये लोग एक जगह पर आकर रुकते हैं और विजय भोपाल के फिंगरप्रिंट से उस फोन को अनलॉक करता है और उसके अंदर जो सीसीटीवी फुटेज था उसे देखता है। अब यहाँ उसके अगले सीन में हम पूर्णा को देखते हैं जो कि कोई मीटिंग अटेंड कर रही थी। तभी उसे एक कॉल आता है और वो टेंशन में उठकर वहां से चली जाती है। अब इसी बात को सीएम रेड्डी भी नोटिस करते हैं। अब उसके कुछ देर बाद सीएम रेड्डी अपने बेटे और दामाद से पूछता है कि तुम लोग इतने परेशान क्यों हो, बताओ क्या मैटर है। और दोस्तों यहाँ पर आता है मूवी का असली ट्विस्ट, जिसके जरिए हमें सारी सच्चाई पता चलती है। यहाँ पर पूर्णा अपनी कहानी बताने लगती है और यहाँ इस तरफ विजय और भोपाल नंदिनी के पास आते हैं और नंदिनी भी अपनी कहानी बताने लगती है। दरअसल दोस्तों, नंदिनी और पूर्णा की कहानी कनेक्टेड थी और वो कैसे, चलिए देखते हैं। नंदिनी अपने पति रवि और बच्चे के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और रवि के बारे में बात करें तो वो एक स्कूल में पीटी टीचर का काम करता था
अब रवि नोटिस करता है कि इस एरिया में जितने भी स्कूल है वहाँ पर लड़कियों को खेलने के लिए ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं है, और इसी के लिए फंडिंग को इकट्ठा करने के लिए रवि होने वाली सीएम पूर्णा से मदद मांगने के लिए जाता है। यहाँ पर ऑफिस में आकर वो उसे सारी बातें बताता है और स्कूल की लड़कियों की सपोर्ट के लिए फंडिंग करने के लिए कहता है। अब पूर्णा जब रवि को पहली बार देखती है तो वो उसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उसकी बात मान भी लेती है। वो स्कूल को पैसों की फंडिंग करने के लिए तैयार थी। उसके कुछ दिन बाद पूर्णा खुद गिफ्ट लेकर रवि के घर पर जाती है। यहाँ पर वो उन लोगों से बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करती है, उनके साथ फैमिली मेंबर की तरह घुल मिल जाती है। उसके बाद क्या था, पूर्णा तो रवि से हर पल मुलाकातें करने के बहाने ढूंढने लगती है। वो दोनों स्कूल में, कैफे में कई बार मिलने लगते हैं। अब ऐसे ही एक दिन पूर्णा का बर्थडे था और उसका पति अजय किसी काम के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था। तो यहाँ पर पूर्णा अपनी बर्थडे पार्टी रखती है और रवि को भी बुलाती है। यहाँ पार्टी तो बहुत ही बड़े ही धूमधाम से चल रही थी और सभी लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर आए थे। अब वो पूर्णा एक कमरे में जाती है जहाँ पर वो ड्रग्स लेती है। इतने में रवि भी वहां पर आ जाता है और पूर्णा उसे फिजिकल होने की कोशिश करती है। रवि भी नशे में था इसलिए वो भी उसे नहीं रोकता और इस तरह से इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। वो दोनों आपस में इंटीमेट भी होते हैं और उसके बाद यही सिलसिला कई बार चलते रहता है। यह रवि की पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ऐसे एक दिन ये दोनों रवि के घर पर कांड करके सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद रवि की पत्नी घर पर आती है और वो अपनी पत्नी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से जल्दी पूर्णा को नींद से उठाता है और पिछले रास्ते से भाग जाने के लिए कहता है। अब इसी घबराहट में वो पूर्णा की बहुत ही बेइज्जती करता है। अब ये देखकर पूर्णा गुस्सा तो हो जाती है, लेकिन फिलहाल वो शांति से यहाँ से चली जाती है और इस बार रवि किसी तरह से बच जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं जब अगली बार पूर्णा और रवि मिलते हैं तो पूर्णा उसे कहती है कि तुम्हारी पत्नी और बेटा हमारे पैर के बीच में आ रहे हैं, इसलिए हम दोनों उन्हें मार देते हैं। अब ये बात सुनकर रवि के तो होश उड़ जाते हैं। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या बात कर रही हो, वो मेरी फैमिली है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और उसके अगले दिन एक ट्रक नंदिनी का एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त विजय ने उसे बचा लिया था। नंदिनी यही बात रवि को बताती है तो रवि को पता चल जाता है कि ये सब कुछ पूर्णा ही कर रही है, इसलिए वो पूर्णा से मिलने के लिए चला जाता है। अब वो दोनों कार में होते हैं। रवि उसे कहता है कि अब हमारा मामला हद से ज्यादा बढ़ चुका है, हमें इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन पूर्णा तो ऐसा नहीं चाहती थी, उसे तो रवि अपने पास ही चाहिए था। इसलिए वो रवि से कहते हैं कि अगर हम साथ नहीं रह सकते तो हम साथ में मर तो सकते हैं। इसलिए पूर्णा एक साथ मरने का डिसाइड करती है, लेकिन रवि बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पूर्णा तो उसे शूट करके वहां पर मार डालती है। और दोस्तों ये वही जगह थी जहां पर वो एटीएम था और वहां के सीसीटीवी फुटेज में वो घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी। और अब तक पूर्णा और उसका पति अजय इसी सीसीटीवी फुटेज को हासिल करने में लगे हुए थे, क्योंकि अगर ये वीडियो लोगों के सामने आ गई तो पूर्णा कभी सीएम नहीं बन पाएगी, क्योंकि लोगों को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। अब यहाँ प्रेजेंट में पूर्णा के आदमी विजय की गर्लफ्रेंड कीर्ति और उसकी फैमिली को धमकाने लगते हैं। यहाँ से वो विजय को कॉल करते हैं और बताते हैं कि अगर तुमने वो वीडियो किसी को भी दिखाई तो तुम कीर्ति को खो दोगे। विजय कहता है कि तुम ऐसा मत करना, मैं तुम लोग जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। तो उसके बाद पूर्णा उसे कॉल करती है और उस भोपाल से कहती है कि भोपाल, तुम्हारे फोन के अंदर जो वीडियो है उसे डिलीट कर दो, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगी। अब अपनी फैमिली को बचाने के लिए भोपाल उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन विजय उसे ऐसा करने से रोक देता है और इसी चक्कर में उन दोनों में जबरदस्त फाइटिंग होना शुरू हो जाती है। इसी हाथापाई में भोपाल विजय को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और उसके थोड़ी देर बाद वो गुंडे वहां पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग उस रूम का दरवाजा खोलते हैं तो तब तक यहाँ पर विजय ने 7-8 एम्बुलेंस की गाड़ियों को मंगा लिया था और साथ ही साथ वो उस रूम से गैस सिलेंडर को लीक करते हुए बाहर निकलता है, जिससे वो सभी गुंडे लोग घबरा जाते हैं। उसके बाद विजय उस एम्बुलेंस वालों के साथ नंदिनी और उसके बेटे को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे जल्दबाजी में नंदिनी गाड़ी से नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और विजय उसके छोटे बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। यहाँ थाने में विजय की इंस्पेक्टर करण के साथ फाइटिंग होती है और वो उनकी ही बंदूक छीनकर उन लोगों को जेल के अंदर डाल देता है। फिर वो अपना फोन ऑन करता है और सोशल मीडिया पर लाइव आता है और उससे जो सीसीटीवी फुटेज मिली थी जिसमें पूर्णा की सारी सच्चाई है वो सारी दुनिया को बताने लगता है। ये खबर पता चलते ही पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं और ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। लोगों को पता चलता है कि पूर्णा ने ही रवि का मर्डर किया था और उसने जितने भी घोटाले किए थे उस सब के बारे में लोगों को पता चल जाता है और लोगों को ये भी पता चलता है कि पूर्णा का ये मैटर लोगों को पता ना चले, इसलिए विजय को इस केस में फंसा दिया गया था। वो कोई भी नकली नोटों का धंधा नहीं करता है।
अब दोस्तों पूर्णा का तो भांडा फूट चुका था। वो सपने में भी सीएम नहीं बन सकती थी, इसलिए वो अपने पति अजय के साथ मरने का डिसाइड करती है। लेकिन अजय मरना नहीं चाहता था, वो तो बस पूर्णा के साथ उसके पैसों के लिए था। इसलिए उसका पति अजय अपने आप को बचाने के लिए पूर्णा को ही मार देता है और इस मैटर को ही क्लोज करके वहां से भाग जाता है। यहाँ कीर्ति के घर से भी वो गुंडे चले जाते हैं। अब कहानी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि विजय को निर्दोष करार देते हुए बैंक मैनेजर, पैसों का घोटाला करने वाले प्रवीण को और पुलिस ऑफिसर करीम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा होती है क्योंकि उन लोगों ने विजय को बेवजह ही इस केस में फंसा दिया था। अब उसके बाद विजय को बहुत बड़ी गवर्नमेंट की नौकरी भी मिलती है और कीर्ति और विजय नंदिनी के बेटे को अपने साथ ही रखने का फैसला करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों देखा आपने, हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।